एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राधिका और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ का यूनिट नंबर 1, जिसका बेस समझना बहुत ज़रूरी है पूरे सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम कंपनी का मतलब, उसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज और बेसिक लीगल टर्म्स जैसे इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा और आपके नोट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वेदर यू आर एसओएल, वेदर यू आर रेगुलर, वेदर यू आर एनसीवेब, दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर हेल्पफुल लगे तो यार लाइक कर देना, कमेंट में अपने डाउट्स लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आना। प्लीज आप ऐसा मत करना कि आप वीडियो देख रहे हो, एंड तक वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरे आप 100 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट कंप्लीट करवा दो। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। जैसे वीक नहीं मांग रही हो, करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो मत करना। मेरा काम है पढ़ाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो द कंपनीज एक्ट 2003, हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट के बारे में कि कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनीज लॉ क्या है। ठीक है, तो आज हम ये चीजें कवर करने वाले हैं। एंड आपका ये जो यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं वो है मीनिंग, कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी का क्या कैरेक्टर है, क्या चरित्र है उसका, क्या मतलब है उसका। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, की कॉर्पोरेट व्हील नाम की एक क्या चीज है और ये कैसे लिफ्ट हो रही है, क्या ये कोई पर्दा है? नहीं जी नहीं, हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है। ओके, ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, कि क्या ओवरव्यू है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी लॉ का क्या ओवरव्यू है, मतलब कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, एमसीए एंड ऑल, ये सब चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1% कंपनी। 1% कंपनी को कहते हैं ओपीसी। ओके, ओपीसी फिर स्मॉल कंपनी मतलब कोई छोटी सी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोमेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, जो हमने 11th 12th में पहुंचा हुआ है, हमने एक एनपीओ वाला चैप्टर पढ़ा था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनपीओज होते हैं हमारे, वो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, तो उसको हम सेक्शन 8 कंपनीज कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द इलीगल एसोसिएशन, कि जो काम मना कर रही है गवर्नमेंट करने के लिए, वो भी बिजनेस हो रहा है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो दैट्स ऑल, हम आज ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में आपका इतना है और हम आज फर्स्ट यूनिट करेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी क्यों बोला है इसको? वैसे तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी बोलते हैं इसको। आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी की जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, आपको अगर एग्जाम के टाइम पे आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी याद ना रहे तो आप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन याद रख सकते हो, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, की एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है या तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और उन्होंने मिलके क्या किया, एक कंपनी फॉर्म की है। दो कंपनीज मिलके भी एक कंपनी बना सकती है गाइस। ठीक है, क्योंकि कंपनी भी तो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, तो वो भी क्या, वो भी एक कंपनी बना सकती है। लॉ की नजर में उसको भी एक इंडिविजुअल मानते हैं। ठीक है, टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, कि वो क्या है, एंगेज्ड है किस चीज में, एक बिजनेस को ऑपरेट करने में, या तो वो कमर्शियल है या वो क्या है, इंडस्ट्रियल। इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, और वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। या कंपनीज एक्ट कौन सा वाला, 2013 वाला। ठीक है, अच्छा, आप जैसे बोलोगे कि कंपनीज एक्ट तो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था, क्या उसमें कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी? जैसे कि जो कंपनी जिस टाइम पे जिस एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही है, अब कोई कंपनी 1956 से पहले रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, या 1956 के बाद रजिस्टर्ड हुई है, तो वो 1956 वाले एक्ट उस पर लागू होगा। बट दैट डज नॉट मीन कि जो अब न्यू एक्ट आया है वो नहीं लगेगा उस पर। तो जो चीज, जो अमेंडमेंट्स आई है, जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो सब उस पे, वो उस सब कंपनीज पे लगते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। एंड हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कि कंपनी की क्या है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कि जो कंपनी का ओनर है और जो कंपनी का मालिक है और जो कंपनी है, वो दोनों एक अलग अलग पर्सन हैं। हम उनको एज अ एक सिंगल पर्सन नहीं मान सकते। कि अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोन उसके ओनर ने लिया है। नो,
लोन इज टेकन बाय द कंपनी, सो दैट्स व्हाई दे आर सेपरेट, इसलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी, आइडेंटिटी और एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। आप बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो आप, आर्टिफिशियल है मतलब, तो बताओ कैसे आर्टिफिशियल है। बेटा बच्चा, कंपनी आर्टिफिशियल ऐसे है कि कंपनी जो है ना वो सब कुछ काम कर सकती है जो इंसान कर सकता है, कंपनी का बैंक अकाउंट भी हो सकता है, बट कुछ इसके एक्सेप्शन है। कंपनी नहा नहीं सकती, कंपनी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, कंपनी कसम नहीं खा सकती, कंपनी शादी नहीं कर सकती। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस, बट other than this company can do anything which a person can do as a legally, okay। कि लीगली जो भी चीजें एक पर्सन कर सकता है, बैंक लोन लेना, बैंक अकाउंट खोलना, ठीक है, ये सब चीजें कौन कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई कंपनी की एक नॉर्मल डेफिनेशन समझाने के लिए, बट एज पर द कंपनीज एक्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, लीगल लैंग्वेज क्या कहती है कि क्या है कंपनीज एक्ट। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ओके। नहीं आया समझ, आई नो नहीं आया होगा भाई, जब मैंने भी पढ़ा था मुझे भी नहीं आया था कि क्या लाइन लिख दी है, ये क्या लिख दिया है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, व्हाट इज दिस, व्हाट द फक इज दिस। सॉरी फॉर अब्यूजिंग, बट ओके, इतना तो चलता है यूट्यूब पे। ओके, कंपनी मीन्स अ कंपनी, की कंपनी का मतलब वो है कि जो इस एक्ट में, जो ये वाला एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इसमें रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर जो इससे पहले वाला कंपनीज एक्ट था 1956, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें रजिस्टर्ड हुई, वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो वो क्या है, वो एक कंपनी। फीचर्स क्या है कंपनी के, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि इसके जो मेंबर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है। जिसके भी पास इसके शेयर्स की होल्डिंग है वो कौन होता है, मेंबर्स, ठीक है। वो क्या है, लीगली सेपरेट है, कि उनको हम एक पर्सन नहीं कह सकते कि कंपनी और जो पर्सन है, जो ओनर है और कंपनी सेम है, नहीं है, ठीक है। ये लॉ कहता है, हम नहीं कहते, लॉ कहता है। परपेचुअल सक्सेशन कैसे है, कि जो कंपनी है ना उसका जो एग्जिस्टेंस है वो चलता रहेगा जब तक, मतलब ये अफेक्ट नहीं करेगा, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा, कि चाहे तुम्हारे मेंबर्स मर जाए, चाहे तुम्हारे मेंबर्स चेंज हो जाए, भाई उसको, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेगी, इमॉर्टल है, ठीक है। यू कैन से दैट इमॉर्टल अ पर्सन कैन नॉट बी इमॉर्टल, ओके, बट अ कंपनी कैन बी, राइट। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैसी है इसकी, लिमिटेड, कि इसको कोई ये नहीं है कि लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कि जितने भी शेयर होल्डर्स की होल्डिंग है, कि जितने भी शेयर्स उन्होंने होल्डिंग कर रखे हैं, होल्ड पे हैं उनके पास, they can ask for the amount which is unpaid, जो अनपेड अमाउंट है वो सिर्फ उतना मेंबर्स से मांग सकते हैं, कि आपने इतने शेयर्स का पैसा नहीं दिया है तो आप इतने शेयर्स का पैसा दे दो, ठीक है। एंड वो उससे एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते। यू रिमेम्बर कि आपने शेयर्स अलॉटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, एक तो उसमें एक होता है ना अनपेड मनी, जिसको अनपेड मनी वाला होता है कि इतने शेयर्स अलॉट हो गए, इतना उसने कॉल्स इन अरियर कर दिया, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो चीज है कि जितना भी जो अनपेड अमाउंट होगा ना हम सिर्फ उतना मांग सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा वी कैन नॉट चार्ज फ्रॉम अ मेंबर, बिकॉज हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, ओके, एंड द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड, ठीक है। कि अगर कंपनी कोई लोन ले रही है तो उसको चुकाना पड़ेगा, चाहे उसको उसकी एसेट्स उसको लिक्विडेट क्यों ना करनी पड़ जाए, ठीक है। बट कंपनी हैज टू पे दैट अमाउंट विच एवर इट इज, और इट कैन बी एक्सीड एज मच एज द बोरोवर एज द लेंडर वांट, ओके। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कि एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, नेचुरल उसका बर्थ नहीं हुआ है, नेचुरल उसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। जुडिशियल है, लॉ ने बनाया है उसको, और एक पर्सन है, एक इंसान की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि कंपनी जी आप एक पर्सन हो, हम आपके चरण छू सकते हैं, हम आप एक इंसान हो, ठीक है। कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, कंपनी कैसे एक्ट करेगी, एक ह्यूमन एजेंसी की तरह। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर किसी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ कर दी तो वो उसको स्यू कर सकती है, और स्यूड हो भी सकती है, कि कोई अगर उसको स्यूड करेगा ना तो हाँ, तो वो भी लायबल होगी, ठीक है, उसके नाम पे।
अच्छा, इसको मैंने डिटेल में भी ऐसे लिखा है, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए, एंड जो केस लॉ है मैं आपको वो समझा देती हूँ, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, द कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ओन कर सकती है खुद से, ठीक है। एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यू और बी स्यूड ऑन इट्स नेम। द लीडिंग केस, एक इसका एक केस लॉ था, मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कैसे था कि सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे है कि जो मकौरा था वो क्या था, वो एक होल्डर था, ठीक है। नियरली ऑल, मतलब सारे शेयर्स का होल्डर था एक्सेप्ट वन, एक शेयर को छोड़ के सारे शेयर्स का क्या था, होल्डर था एक टिम्बर कंपनी का, ठीक है। जो कंपनी थी नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी, वो एक टिम्बर की कंपनी थी, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर, और ये क्या था, जो मैक्योला था वो एक मेजर क्रेडिटर भी था कंपनी का, ठीक है। तो एम इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर। तो जो एम है, एम मीन्स मैक्योला, मैक्योला ने क्या किया, इंश्योर किया कंपनी के अंदर जो टिम्बर थे वो अपने नाम से। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर, और जो टिम्बर थे वो क्या हो गए, आग में जल गए, ठीक है। तो मैक्योला ने क्या किया, क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनसेशन, ठीक है, कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि हम तुम्हें नहीं देंगे क्लेम, हम अगर कंपनी वो करेगी, क्लेम करेगी, तो हम कंपनी को देंगे, हम तुम्हें नहीं क्लेम देंगे, ठीक है। हेल्थ द, यहाँ से पढ़ लो, हेल्थ द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू हिम, उसको इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं है, एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम, कि किसी शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है किसी भी आइटम पे, किसकी प्रॉपर्टी, जो कंपनी ऑन करती है। फॉर ही हैज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन दैम, तो उसको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको लाइबल नहीं है, वो कंपनी को पे करेगी, बट नॉट हिम, नॉट मैक्योरा, ओके। परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ द शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स चेंज और डाई, इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द एनी मेंबर, कि कोई मेंबर पागल हो जाए, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई मेंबर मर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चलते रहेंगे, हम जिंदा है, हम चलते रहेंगे, मतलब ठीक है, कंपनी चलती रहेगी। एग्जाम्पल है इसका, मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस ओवर 100 ईयर्स, कि 100 ईयर्स से भी ज्यादा कंपनीज चल रही है इंडिया के अंदर, ओके। दिस इज पॉसिबल, ये किस, क्यों, कब, कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, की कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है इसलिए चल रही है। अगर ऐसे कोई लिमिट होती कि कंपनी सिर्फ इतने साल तक आप कंपनी को रख सकते हो, इसके बाद आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, या ठीक है अपनी कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ लॉ होता तो कंपनी नहीं चल पाती इतने सालों तक। बट कंपनी की ये जो फीचर है, लॉ ने बोला कि हम तुम्हें जाओ, तुम्हें हम वरदान देते हैं कि तुम अमर हो, ठीक है, कि कंपनी तुम अमर हो, जाओ जितना जीना है जियो, ठीक है। जब तुम्हारा मन करे मरने का, मर जाना, हो जाना वाउंड अप, ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, नॉट कंपनी की लाइबिलिटी, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड वैल्यू of their shares. Artificial judicial person. A company is not a natural person, but it is recognized by law as a legal person with rights and obligations. कंपनी को राइट है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, कंपनी को राइट है हर चीज का, कुछ भी खरीदना है वो खरीद सकती है, ठीक है। What is corporate will? कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है दैट सेपरेट्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी। अच्छा, जो कॉर्पोरेट व्हील वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज सिमिलर टू सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब कैसे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें एक बहुत मजेदार, बहुत सारे ना इसमें केस लो है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। द कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट सेपरेट्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी की पर्सनैलिटी को सेपरेट करता है किससे, shareholders से, डायरेक्टर्स से, मेंबर से। दिस मीन्स द कंपनी इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट्स ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटी आर इट्स ओन, और उसके जो ऑब्लिगेशंस है, उसकी जो लाइबिलिटीज है कंपनी की, उसकी खुद की है, उसके मेंबर की नहीं है। कंपनी ने अगर किसी से पैसा उधार लिया है, तो उसके उसका जो लाइबल है वो, जैसे कंपनी ने पब्लिक ऑफर किया है, पब्लिक से पैसा लिया है, ठीक है, अपने शेयर्स वगैरह पब्लिक को इशू करे, तो कंपनी, तो उसके जो मेन मेंबर है, जो उसका प्रमोटर वगैरह है, जो उसके डायरेक्टर है, वो लाइबल नहीं है उसको पैसे देने के लिए, कंपनी पैसे देगी बेटा उसको, ठीक है। नॉट दोज ऑफ इट्स ओनर, उसके ओनर नहीं देंगे कि हाँ हम, तुम उनसे जाके पैसे मांगोगे, उनके घर के बाहर जाके धरना करोगे कि हमारे पैसे दो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं भैया नहीं, लॉ मना करता है, ऐसा वैसा करोगे तो जेल होगी, ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील का क्या मतलब होता है, व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दिस व्हील और शील्ड, ठीक है, कि जो उसके मेंबर्स को क्या मिल जाती है, एक व्हील मिल जाती है, एक शील्ड मिल जाती है, कि वो क्या है, आप प्रोटेक्ट है,
ठीक है। शील्ड से क्या है, प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट कैसे, कि उसके जो पर्सनल एसेट्स है, एक शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स है, उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनीज डेट्स, कि कंपनी की कितने भी कंपनी ने डेट ले रखा है, उसके जो भी लीगल ट्रबल्स है, उससे हम डील नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स डील नहीं करेंगे। कंपनी जो शेयर होल्डर्स है उसके पर्सनल एसेट्स को हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, कि शेयर होल्डर के घर जा रहे हैं, उसका टीवी उखाड़ के लिया है, उसकी चेयर उठा ला है, उसका फर्नीचर उठा ला है, नो, यू कांट डू दैट, यू आर नॉट, लॉ लॉ रिफ्यूजेस दिस, ओके, लॉ मना करता है इसलिए साफ साफ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसका, इफ अ कंपनी डिफॉल्ट ऑन अ लोन, कंपनी क्या कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है किस पे, लोन, लोन के लिए। द बैंक कैन स्यू द कंपनी, बैंक क्या कर सकता है, कंपनी को स्यू कर सकता है, नॉट इट्स ओनर पर्सनली, वो उसके ओनर्स को जाके पर्सनली नहीं बोलेगा, ठीक है, कि ओनर्स, ओनर्स लाओ लाओ पैसे दो डायरेक्टली, बट हाँ, जो कंपनी है वो अपने ओनर से कह सकती है कि तुम मुझे पैसे दो, कि जितना भी तुमने शेयर्स का अनपेड अमाउंट है तुम मुझे पैसे दो। कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे मांग सकती है, पर जिसने कंपनी ने जिससे पैसा लिया है ना, वो पर्सन डायरेक्ट उसके शेयर होल्डर से जाके पैसे नहीं मांग सकता, ठीक है। बिकॉज द कॉर्पोरेट विल सेपरेट देम, क्योंकि उनके बीच में क्या है, पर्दा, और अगर वो पर्दा उठ जाएगा तो कौन सामने आ जाएगा, शेयर होल्डर, पर हम शेयर होल्डर से तो पैसे नहीं मांग सकते, तो वो पर्दा क्या रहता है, लगा रहता है, जो किसके बीच में होता है, जो भी जो भी हमारे कंपनी के जो भी डेटर्स वगैरह होते हैं उनसे, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील को जब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होती है, मतलब जब उठती है, तब क्या होता है, ठीक है, कि अब तो पर्दा उठ गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ओके। अब किस कोई वो गाना याद नहीं करेगा पर्दे के पीछे क्या है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील कैसे लिफ्ट होती है, लिफ्टिंग और piercing द कॉर्पोरेट व्हील मीन्स disregarding the separate legal identity of a company and looking at the real individuals behind it, कि कंपनी कुछ गलत काम करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, अब करवा कौन रहा है उससे ये, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ता है, कि भैया अब शील्ड को हटा दो, अब तुम सामने आओ, एक्चुअल पर्सन तुम हो कौन, जो इतने फ्रॉड, इतने मिसयूज, इतने लॉ के इवेजन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, सामने आओ तुम लोग। तो तब उन लोगों को क्या आना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। नॉर्मली अ कंपनी इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, कि नॉर्मली कंपनी को क्या बोलते हैं, कि वो एक अलग लीगल पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट व्हेन दिस लीगल पर्सनैलिटी इज मिसयूज, जब उसकी लीगल पर्सनैलिटी का आप लोग मिसयूज कर रहे हो ना, शेयर होल्डर्स जो मिसयूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कि जो कॉर्पोरेट व्हील है वो लिफ्ट जाती है, टू होल्ड द रियल कल्प्रिट्स अकाउंटेबल, की जो भी रियल कल्प्रिट्स हैं, जो भी रियल बदमाश हैं, उनको निकालो बाहर। इसका लीगल बेस क्या है, governed under the Companies Act 2013 and developed mainly through the judicial decision case law. No specific section defines it, but Section 399 for fraudulent conduct of business is relevant in winding up cases. Situations where corporate wheel is lifted, कि कौन से कि इसमें कौन से सिचुएशंस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होती है, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अच्छा, जैसा मैंने इसमें लिखा है, लॉ की जो भी डेफिनेशंस है, जो भी सेक्शंस वाइज है, आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम लिखनी है। यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन विच इज रिटन बाय द लॉ, लीगल डेफिनेशन को यू कांट चेंज, यू कांट राइट इन योर ओन लैंग्वेज। गाइज, आप सेकंड सेमेस्टर में हो और आप सेकंड ईयर में आ जाओगे, अब फर्स्ट ईयर में आप सेकंड ईयर में आ जाओगे, बी सिंसियर। यू कैन नॉट राइट लॉ क्वेश्चन आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज, you have to learn the definitions, okay. Okay, so come to the topic. Fraud or improper conduct. If a company is used to hide fraud or device damages, अगर कंपनी को क्या मिल रहा है, कि कोई फ्रॉड चीज है, या कोई ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर, कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, कि जिस काम के लिए कंपनी बनाई गई थी, कंपनी वो काम तो कर नहीं रही, कुछ अलग काम ही करे जा रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो तब उसके उस टाइम पे क्या होता है, कि जो कॉर्पोरेट व्हील है वो लिफ्ट हो जाती है, कि हमें पता तो चले ये करवा कौन रहा है, इसके पीछे है कौन, कौन है इसका ओनर, ठीक है। टैक्स इवेजन, कि अब टैक्स की चोरी हो रही है, कंपनी को तो इतना आइडिया है नहीं कि टैक्स की चोरी क्या होती है, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उसे तो इतना पता नहीं है कंपनी को, तो इतना दिमाग कौन चला सकता है, चोरी चोरी चकारी करने का दिमाग कौन चला सकता है, एक नेचुरल पर्सन, उसी के दिमाग में आएंगी ये सब चीजें, ठीक है। तो ये उस टाइम पे भी क्या होता है, कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो कंपनीज वगैरह फॉर्म होती हैं, कि आपने ऐसा किया, कैसे बताऊं, तो आपकी एक कंपनी थी, ठीक है,
और आपकी उससे 1 करोड़ रुपीज रेवेन्यू हो रही है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपको रेवेन्यू ना हो, आपने आप अपनी रेवेन्यू को, आपको टैक्स बचाने के लिए आपने एक और कंपनी खोल दी, ठीक है। और एक और कंपनी खोल के आप क्या कर रहे हो, आप उस जो आपकी जो अर्निंग हो रही है, अब आप 50 लाख आप उससे दिखा रहे हो, और जो 50 लाख आपको इनकम हो रही है आप दूसरी कंपनी से दिखा रहे हो। नो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल 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 भी नहीं होगा। तब आपके घर पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ेगी और तब आपको पता चलेगा सच्ची सच क्या है, ठीक है। इवेजन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, कि जो भी इवेजन होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनका उनका अगर तुम उल्लंघन कर रहे हो तो उस टाइम पे भी क्या होता है, कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो जाती है। टू अवॉइड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस लाइक पेइंग डेट्स और फॉलोइंग लॉस। कंपनी एक्टिंग एज एजेंट, कंपनी किसी एजेंट की तरह काम कर रही है, ठीक है। whether company is merely a puppet agent or its members, कि कंपनी आपने इसलिए फॉर्म की है ताकि आप क्या करो, आप उससे एजेंट वाले मतलब ऐसे काम करा लो कि किसी मतलब किसी की जानकारी निकलवाने के लिए या जानकारी फॉरवर्ड करने के लिए आपने एक कंपनी बना ली, एक पपेट का काम करवा रहे हो उससे, मिडल मैन आपने उसको बना रखा है, बिचौलिया। तो नहीं भैया, आप एजेंट की तरह भी काम नहीं कर सकते। टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्हेन द कंपनीज एक्शंस हार्म सोसाइटी और द इन्वायरमेंट, कि आप कंपनीज, आप जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेट भी लिफ्ट कर दे रहे हो। तो आप जब कंपनी कैसे एक्शन करती है, सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही है, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, तब, ठीक है। शैम और बोगस कंपनी, शैम और बोगस कंपनी क्या होता है कि जब कंपनी इज नॉट डूइंग रियल बिजनेस इज क्रिएटेड जस्ट एज अ कवर, कि आपने दिखा कुछ और रहे हो और आप कर कुछ काम और रहे हो, तो तब ऐसा होता है। एनिमी कैरेक्टर, तो कंपनीज इज कंट्रोल्ड बाय पीपल फ्रॉम अ कंट्री एट वॉर। अच्छा, अगर कंपनी कंट्रोल हो रही है उन लोगों से जो कंपनी, जिन कंपनी से हमारा वॉर चल रहा है, कंट्री एट जिस कंट्री से हमारा वॉर चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप ऐसे एनिमी से काम करा रहे हो, तब क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो जाती है। कि आप पहले तो जैसे हाँ, ठीक चल रहा था, ठीक है। अब मान लो कि बांग्लादेश, लेट्स से बांग्लादेश, बांग्लादेश से जैसे हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है हमारी कंट्री का, ठीक है। और उसका एक शेयर होल्डर है, ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर, जिसने जिसकी होल्डिंग काफी ज्यादा है, जो काफी मैक्सिमम शेयर्स को होल्ड कर रहा है हमारी कंपनी में। एंड बाद में हमारी बांग्लादेश से लड़ाई हो गई, ठीक है। और अभी भी वो क्या है, शेयर होल्डर है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो जाएंगी। कि आप जो हमारे जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है उस कंट्री का इंसान आपके पास क्या है, शेयर होल्डर है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, कौन कौन से, द पहला है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, ठीक है। मिस्टर हॉर्ने ने क्या किया था, एक फेक कंपनी बनाई थी टू बाईपास ए नॉन कम्पीट क्लॉज, कि एक नॉन कम्पीट क्लॉज था उसको बाईपास करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुई थी, कोर्ट ने क्या कर दिया था, व्हील को लिफ्ट कर दिया था। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉर्पोरेट व्हील वाज लिफ्टेड ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, कि आपने फंड्स का गलत यूज किया था, तब उसको किस में आया था, फ्रॉड में आया था, ठीक है। वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, इसमें क्या हुआ था, व्हील वाज लिफ्टेड टू डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज अल्टर ईगो ऑफ अनदर, कि ये कब इसकी व्हील लिफ्ट हुई थी, जब कंपनी ने क्या किया था, मतलब दूसरे उसकी ईगो को ऐसे वो किया था, अल्टर किया था, ठीक है। सैलमोन वर्सेस सैलमोन कंपनी लिमिटेड, ये तो बहुत बहुत ज्यादा फेमस केस लो है, बहुत ज्यादा फेमस। सैलमोन सैलमोन भाई established the corporate personality but later cases showed whether it can be disregarded। अच्छा, इस केस लो को मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, ठीक है। मुझे याद है ये वाला, इसमें हुआ क्या था कि जो सैलमोन थे वो एक उसका रबर का बिजनेस था इनका, ठीक है। आई थिंक रबर का, आई गेस शूज का बिजनेस था, शूज का, ठीक है। तो और इनके ऐसे शेयर्स थे, तो जब नोटबंदी वगैरह हुई थी तो जैसे सबका ही बिजनेस ठप हो गया था, तो इनका भी हो गया था। तो ये कंपनी को ना वाइंड अप कर रहे थे, ये कंपनी बंद कर रहे थे, जो सैलोमोन एंड कंपनी लिमिटेड थी, ये अपनी कंपनी को बंद कर रहे थे। तो इसके जो शेयर होल्डर्स थे वो बोलने लग गए कि मुझे पहले पैसे दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ था कि, और जो सैलमन था वो क्या था, वो सिक्योर्ड डिबेंचर थे उसके पास, कंपनी के सिक्योर्ड, तो पहले ना सैलमन को पैसा मिला, और बाद में उन लोगों को पैसा मिला जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। जो सिक्योर्ड नहीं थे, अनसिक्योर्ड थे, उनको बाद में मिला। तो जो अनसिक्योर्ड वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि ये तो ओनर है, अब इसको क्यों पैसे दे रहे हो,
ये और कंपनी तो अलग अलग है। वो ऐसे बोलने लग गए तो फिर उसमें ये कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हुई थी और उसमें बोला था कि जो ये है सैलमन है वो सिक्योर्ड डिबेंचर है और सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है और इनको जो भी और लॉ कहता है लीगल राइट ये है कि जो भी सिक्योर्ड डिबेंचर होगा उसको पहले पैसे मिलेंगे और जो अनसिक्योर्ड है उनको बाद में पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये केस लॉ था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। What is company law administration? की company law administration क्या है? The administration of company law refers to the regulatory framework, government authorities, and legal mechanisms involved in implementing, supervising, and enforcing the Companies Act 2013 कि Companies Act 2013 को implement करने के लिए, supervise करने के लिए, enforce करने के लिए कौन कौन से regulatory framework है, कौन कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और कौन कौन से लीगल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है। ठीक है, इट इंश्योर दैट कंपनी फॉलो रूल्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन। ये क्या इंश्योर करता है कि जो भी कंपनीज हैं वो क्या उन रूल्स को फॉलो कर रही है, इनकॉर्पोरेशन के रूल्स को, मैनेजमेंट के रूल्स को, कंप्लायंस के रूल्स को, वाइंडिंग अप के रूल्स को क्या कर रही है, ये सब फॉलो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, की अथॉरिटीज इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। कि क्या क्या की अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ में। सबसे पहला एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए क्या करता है, एमसीए अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। ठीक है, एमसीए एक बॉडी देता है पता है कंपनी को, एमसीए पे ही सारी एमसीए एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है जहाँ पे सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है इस पे एमसीए में। ठीक है, एमसीए ने अपनी एमसीए ने कुछ जो अथॉरिटीज है, कुछ जो राइट्स है, कुछ जो रूल्स है, वो किसको डेलीगेट कर रखे हैं, आरओसी को। आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी को रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो नाम लिखता है कि ये कंपनी लिख गई है। ठीक है, इस कंपनी का जन्म हुआ है और इस कंपनी का वो नाम लिख देता है। बर्थ सर्टिफिकेट जो कंपनी को देता है वो कौन देता है, आरओसी। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आई मीन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो कंपनी को देता है वो कौन देता है, वो आरओसी देता है। रजिस्टर्स कंपनीज इंश्योर्स कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। रीजनल डायरेक्टर्स, रीजनल डायरेक्टर्स कौन होते हैं, अच्छा एमसीए पूरे वर्ल्ड में एक ही है, आरओसी हर एक सिटी की एक एक है, रीजनल डायरेक्टर्स हर एक मतलब हर एक सिटी में दो दो रीजनल डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे रीजनल डायरेक्टर्स का क्या काम होता है, वो सारे जो पावर्स है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जो भी आरओसी ने उसको डेलीगेट किए हैं वो सारे उसको क्या करता है, पावर्स को वो हैंडल करता है रीजनल डायरेक्टर्स। लाइक अप्रूविंग और चेंज ऑफ नेम, कि अगर आपको नेम चेंज कराना है कंपनी का, ठीक है, अगर आपको कुछ चीज अप्रूव करवानी है, अपने मेमोरेंडम में चेंज कराना है, अपने आर्टिकल्स में चेंज कराना है, तो यू हैव टू गो टू द रीजनल डायरेक्टर्स, आपको रीजनल डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये क्या करता है, ये सारे डिस्प्यूट देखता है, डिस्प्यूट संभालता है। ये कोई भी जैसे डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो उन चीजों को कौन देखता है, एनसीएलटी देखता है, ट्राइब्यूनल। ठीक है, जैसे कि इंसानों का जो लॉ होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, इंसानों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, तो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जैसे कंपनियों के बीच में कोई लड़ाई दंगे हो जाते हैं तो वो कौन देखता है, एनसीएलटी। ठीक है, जुडिशियल बॉडी दैट हैंडल्स कंपनी लॉ डिस्प्यूट्स, मर्जर्स, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट एक्सेट्रा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्राइब्यूनल, एनसीएलएटी, ये क्या करता है, ये अपील्स को सुनता है। ठीक है, अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी, जो भी एनसीएलटी के ऑर्डर्स आते हैं उस अपील्स को कौन सुनवाई देता है, एनसीएलएटी। ठीक है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एसएफआईओ, क्या करता है, जो भी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, विजय माल्या वाला फ्रॉड्स एंड और हर्षद मेहता वाला स्कैम, ये सब कौन देखता है, एसएफआईओ। ठीक है, फिर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या काम है कि जो भी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। जैसे कि जिस भी कंपनी को अपना पब्लिक ऑफर लाना होता है उसको क्या करवाना होता है, अपने आप को लिस्ट करवाना होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो कंपनीज होती है लिस्टेड कंपनीज, जो जो जिसके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली लोग खरीदते हैं, जिसके शेयर्स, वो सारी लिस्टेड कंपनीज होती है। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ही हम शेयर्स मार्केट से खरीद सकते हैं। ओके, regulates listed companies and securities market, works alongside company law in some areas. ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, कि अब जब कंपनी बंद हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे एनसीएलटी एक लिक्विडेटर प्रोवाइड करता है कंपनी को, कि आपके जो एसेट्स और जो भी चीजें हैं उसको उसमें को क्या करेगा, कैश में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, हैंडल्स लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज ऑर्डर्ड बाय एनसीएलटी। मेन फंक्शंस अंडर कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, कि क्या क्या मेन फंक्शंस हैं,
ठीक है, कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ये देखता है, ठीक है, थ्रू MCA 21 पोर्टल ROC मैनेज द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। और जो भी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस होती है वो कौन देखता है, ROC देखता है। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस की, मॉनिटरिंग और कंप्लायंस क्या है कि रिटर्न्स को फाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखना, अदर डॉक्यूमेंट्स कंपनीज एक्ट वगैरह के देख तो अंडर कंपनीज एक्ट वो सब इसका काम है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना, इंस्पेक्शन करना, इफ मिसकंडक्ट, अगर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है या फ्रॉड सस्पेक्ट हो रहा है तो उसको कौन देखेगा, SFIO और ROC में इंस्पेक्ट कंपनी रिकॉर्ड्स, तो वो कंपनीज के रिकॉर्ड्स को देखेंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, NCLT क्या करता है, जो भी मैटर्स जैसे मर्जर वगैरह हो गया, मर्जर कब होता है कि जब कोई कंपनी ना जैसे कोई नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कंपनी बनी थी लेकिन वो काम गलत कुछ काम कर रही है, वो अपने गोल से भाग रही है कहीं, तो उसका मर्ज कर देते हैं किसी ऐसी कंपनी के साथ, किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्ज कर देते हैं उसको, जो सेम जिसको सेम मतलब जिस काम के लिए आपने कंपनी बनाई थी वो वाला सेम पर्पस कोई और कंपनी, कोई और नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी कर रही है तो उसके साथ उस कंपनी को मर्ज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, मर्जर। तो मर्जर का काम कौन देखता है, NCLT देखता है। ठीक है, शेयर होल्डर ऑपरेशन और वाइंडिंग अप, शेयर होल्डर कोई गलत काम कर रहा है या वाइंडिंग अप हो रहा है तो ये सब चीजें NCLT देखता है। फिर आता है रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कौन रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो फेयर की कंपनी फेयर काम कर रही है, एथिकल है, लीगल प्रैक्टिसेस कर रही है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, कि स्टेक होल्डर्स का भी कुछ इन्वेस्टर का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए तो उसको कौन देखता है, सेबी देखता है। लीगल सेफ गार्ड्स एंड डिस्प्यूट मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, अगर आप लोग थक गए हो, बोर हो गए हो, यू कैन पॉज द वीडियो और आप बाद में देख सकते हो, और अगर आप नहीं थके हो तो यू कैन गो फॉरवर्ड। ठीक है, यू कैन गो फर्दर। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ ऐसे आपको टिप्स दूंगी कि जो आपको एग्जाम में याद रखने हैं। कि सबसे पहला, कि अगर आपको सेक्शन नहीं याद तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे लॉ। ठीक है, कि जो भी जैसे क्वेश्चन आया है वो जिस भी लॉ से रिलेटेड है उसमें जो भी लीगल प्रोविजंस लग रहे हैं तो आप उसके पहले प्रोविजंस लिखोगे। फिर आप बीच में लिखोगे फैक्ट, जो क्वेश्चन है आप वो उठा के लिख सकते हो। बराबर, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप हाउ मैनी व्हाट ये सब भी उसमें लिख दो। आपको लिखना है, आपको फैक्ट से बनाना है उसको, कि इन दिस गिवन केस, फिर आप क्वेश्चन वाली लाइन लिख देना कि क्या क्या क्वेश्चन में केस में दे रखा है, फिर आप कंक्लूजन दे देना कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, यस और नो में आप अपना कंक्लूजन दे देना। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। तो जो आप फर्स्ट वाला आंसर लिखोगे ना, जो प्रोविजन लिखोगे आप लॉ के प्रोविजन, वो आपको एकदम ना ऐसे लिखने हैं, जो भी मतलब लॉ की लैंग्वेज में लिखना है आपको, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है। बाकी का आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसा आप चाहो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन में आप ऐसे लिखोगे, एज द अबव प्रोविजन सेज दैट दिस इज नॉट दिस इज नॉट एप्लीकेबल और दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आप ऐसे करके आंसर को लिख सकते हो। मैं आपको एक अपना आंसर दिखा दूंगी कि मैं कैसे लॉ के आंसर्स लिखती हूँ। ठीक है, ओके, मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने जैसे भी लॉ के आंसर्स लिखती हूँ मैं एक डाल दूंगी उसमें, एक अपने क्वेश्चन का आंसर। किसी नेक्स्ट वीडियो में या लास्ट यूनिट में हम इसको डाल देंगे आपको एक राइटिंग, उसके राइटिंग के लिए कि आपको कैसे लिखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज से। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। प्राइवेट कंपनी सबसे पहली कौन सी है पढ़ेंगे हम, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 क्लॉज 68। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर। अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करे, और उसके जो नंबर ऑफ मेंबर की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 200, कि आप 200 से ज्यादा किसी भी आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसका जो सुफिक्स होता है कि आप जैसे कंपनी बना रहे हो, जैसे ABC कंपनी है आपकी, तो उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी, आप पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते। ठीक है, कि आप मार्केट में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते और अपने शेयर्स को पब्लिकली नहीं बेच सकते। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अलाउ नहीं करती। कि आप प्राइवेट हो तो यू कैन नॉट make your company public. You are a private company, that like you have an Instagram account which is private, so you cannot, आप ऐसे किसी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करोगे ऑब्वियसली, आप तभी आप एक प्राइवेट अकाउंट बनाते हो। ठीक है, तो इसी तरह एक ऐसे प्राइवेट कंपनी होती है, आपके सिर्फ 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है, और जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भेज सकते, आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक कंपनी
सेक्शन 2 क्लॉज 71, इसकी क्या डेफिनेशन है? कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल सिंपल, सबसे सिंपल डेफिनेशन मुझे लॉ में लगती है, सबसे बेस्ट, सबसे ओजी, आई मतलब सबसे बेस्ट। A company that is not a private company. What is a public company? A company that is not a private company. So simple, so easy, doing behavior, and can invite the public to subscribe its shares. और क्या कर सकती है? पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि हाँ हाँ आ जाओ, तुम हमारे शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है। इसके मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 17, एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट, सिर्फ कि आपको सिर्फ क्या लगाना है? लिमिटेड। आपको प्राइवेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ लिमिटेड लगाना है। आपकी कंपनी जैसे कि XYZ, तो आप क्या लगाओगे उसके बाद? लिमिटेड, ठीक है। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 45। इसकी डेफिनेशन है कंपनी इन विच 51% और मोर of the paid up share capital is held by the central और state government, की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसके 51% से ज्यादा शेयर्स किसी कंपनी के उसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या कर सकती है? वो उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। लेट्स से XYZ एक कंपनी है और एक कंपनी है ABC, ठीक है। नहीं, यहाँ पे है XYZ कंपनी और यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसने क्या कर रखा है? अगर इसने 50% शेयर कर रखे हैं इसके, इस कंपनी के, तो हम क्या XYZ को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? नो। लेकिन अगर उसने 52% शेयर है, तो हम क्या उसको बोलेंगे कि वो पब्लिक कंपनी है? दैट इज यस, ओके। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी क्या होती है? इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लास 41। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है, वो फॉरेन कंपनी है। विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका प्लेस क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, लेकिन आउटसाइड कहाँ हुई है? इंडिया के बाहर हुई है। एंड कंडक्ट्स बिजनेस इन एनी मैनर, जो बिजनेस को किसी भी मैनर में कंडक्ट कर सकती है, फिजिकली भी और डिजिटली भी, ठीक है। 1% कंपनी, ओपीसी। ओपीसी क्या? ओपीसी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 62। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंपनी विद ओनली 1%, कि उसका जो शेयर होल्डर होगा वो सिर्फ एक ही पर्सन होगा, उसका एक ही ओनर है। झंझट ही खत्म शेयर होल्डर्स होने का, ठीक है। एज इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर एक्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। एक्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी से इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है, और पब्लिकली ऑफर नहीं दे सकती, ठीक है, अपने मतलब पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, बट अलाउ सोल ओनरशिप विद लिमिटेड लाइबिलिटी। पर सोल ओनरशिप को अलाउ करती है किसके साथ? लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट्स, कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो इंडिया के अंदर तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। माइनर हो, पर्सन एक्टिंग थ्रू नॉमिनी, ठीक है, पर्सन एक्टिंग थ्रू नॉमिनी ओनली। और जो पर्सन है इसका मतलब इसका नॉमिनी हो सकता है, पर आप क्या आप इसका वो नहीं हो सकते, इसके दो से ज्यादा, एक से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते, बट एक नॉमिनी हो सकता है। कि आप जैसे 1% कंपनी है, शेयर होल्डर को कुछ हो गया, मर गया वो, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी, या फिर पागल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? जो नॉमिनी होगा वो तब क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा, ठीक है। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 प्लस 85। स्मॉल कंपनी क्या होती है? कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी होती है। विद उसका पेड अप कैपिटल कितना होता है? लेस देन और इक्वल्स टू 4 करोड़, एंड टर्नओवर कितना? लेस देन एंड इक्वल्स टू 40 करोड़ एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। कि अभी जो निर्मला सीतारमन जी ने बजट निकाला था उसमें ये बोला गया है कि जो स्मॉल कंपनीज है वो मतलब अभी के जो फाइनेंशियल ईयर का जो है उसमें ये बोला गया है कि 4 करोड़ से ज्यादा आपका पेड अप कैपिटल नहीं हो सकता स्मॉल कंपनीज, और आपका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसमें बहुत ज्यादा लेस कंप्लायंस होता है और सिंप्लीफाइड होती है बहुत ज्यादा। एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एसोसिएट कंपनी या कंपनी विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक वो कंपनी होती है जिसमें एक दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कि एक दूसरी कंपनी का क्या है? 20% टोटल वोटिंग पावर का राइट है और कंट्रोल ओवर बिजनेस डिसीजन, और वो उसके बिजनेस डिसीजन में कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ सब्सिडियरी। पर वो सब्सिडियरी नहीं होगी। और जॉइंट वेंचर ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस, जॉइंट वेंचर भी उसके अंदर फॉल करती है। अच्छा, मुझे ना आपको समझाना पड़ेगा एसोसिएट वाला ये कॉन्सेप्ट की क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज छोड़ा है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी एसोसिएट कंपनी, ठीक है, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी सब्सिडियरी क्या होती है, क्योंकि इसमें सब्सिडियरी वाला वर्ड भी आया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे एक कंपनी है PYQ लिमिटेड, और इस कंपनी का ना इसमें 20%
वोटिंग पावर का राइट कि 20% इसके पास, पीवाईक्यू लिमिटेड के पास राइट है कि वो 20% उसके पास वोटिंग राइट है कि वो क्या कर सकती है, एक्स वाई जेड लिमिटेड में उसके पास राइट्स है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कि वो कोई भी डिसीजन अगर ये कंपनी लेगी तो उसमें उसका उससे भी पूछा जाएगा, पीवाईक्यू से भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि उसका 20% वोटिंग राइट है, उसको थोड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी क्या हो जाती है, एसोसिएट कंपनी। सब्सिडियरी कौन सी होती है, सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, इसमें एसोसिएट कंपनी कौन सी हुई, एक्स वाई जेड लिमिटेड, नॉट पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की एसोसिएट है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी है पीवाईक्यू लिमिटेड और यहाँ पे एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये मैं पहले ही बता रही हूँ, ये सब्सिडियरी है। इसका क्या है, 51% क्या है इसमें, डिसीजन ले सकती है, वोटिंग राइट है। 51% इसकी होल्डिंग है इस कंपनी के पास। 51% पीवाईक्यू क्या करती है, एक्स वाई जेड लिमिटेड के 51% शेयर्स होल्ड करती है। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या हो गई, पीवाईक्यू की सब्सिडियरी, ठीक है। बस यही था इसमें। आ जाओ वापस यहाँ पे, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या बोला है कि कंपनी विच अनदर कंपनी, की कोई अनदर कंपनी का क्या है, a company in which another company has significant influence, at least 20% of total voting power or control over business decision, but it's not a subsidiary, पर वो subsidiary नहीं है। subsidiary कब होती है, जब 50% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा, 51% और उससे ज्यादा वो अगर वोट होल्ड करती है शेयर्स को उस दूसरी कंपनी के, तब वो क्या कहलाती है, सब्सिडियरी। पर एसोसिएट कब कहलाते हैं, जब उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कितना, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर का, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना, मिक्स कर दोगे, मुझे पता है इसमें। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 445 कहता है कि डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, अ कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है। कि आपने एक कंपनी बनाई है जो अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, अभी एक्टिव नहीं है, आपने कंपनी बनाई है और आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी एमबीए कर रहे हो, ठीक है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपने एक कंपनी बना दी अपने पढ़ाई के चलते दौरान, कि आप जब आपकी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप इस कंपनी को कंटिन्यू करोगे, तो ठीक है, तो आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बना दी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, डोरमेंट कंपनी। और टू होल्ड एन एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या किसी एसेट को होल्ड करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए आपने कंपनी बना ली, तब उसको भी क्या कहेंगे, डोरमेंट कंपनी। और उसको कोई भी एक उसकी कोई भी सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, पर फ्यूचर में वो कंपनी वर्क करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे टाइम के लिए इनएक्टिव रहेगी, वो होगी एक्टिव पर कुछ टाइम बाद होगी, फ्यूचर में होगी, ठीक है। कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार टू बिकम डोमेन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार में अप्लाई करना पड़ेगा डोमेन बनने के लिए। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, सेक्शन 581 ए ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 स्टिल एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर कंपनी थी, ये कंपनीज एक्ट 1956 में थी, ये अब वाले उसमें नहीं है, पर हाँ स्टिल एप्लीकेबल है। डेफिनेशन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी फॉर फार्मर्स और एग्रीकल्चर्स प्रोड्यूसर्स टू कैरी ऑन प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये इनके लिए बनाई गई थी ये कंपनी। मेंबर्स आर फार्मर्स, और जिसके मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, वो फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स ही होंगे। एंड द कंपनी वर्क्स फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। कंपनी किसके लिए काम करेगी, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, कि प्रोड्यूसर का भी बेनिफिट्स हो, मतलब मेंबर्स का भी बेनिफिट्स हो और कंपनी का भी। एग्जाम्पल अमूल, structured as cooperative similar in function, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल। Association not for profit company, section 8 company. An association not for profit refers to a company formed for promoting charitable or non profit objectives, कि किस लिए बनाई गई है, चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, आपने इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए कंपनी बनाई है। आपका ऑब्जेक्ट ये नहीं है पैसा कमाना, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लोगों को चीजें सिखाना। आपका ऑब्जेक्ट ये है लोगों को ट्रेड करना सिखाना। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लोगों को आर्ट सिखाना, साइंस सिखाना, स्पोर्ट्स सिखाना, एजुकेशन सिखाना, रिसर्च, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपका ये सब चीजें आपकी गोल्स है। तो आपका इसका इसमें लॉ क्या कहता है कि आप इसमें किसके बारे में सोच रहे हो, पब्लिक के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। आप इसमें अपने बारे में नहीं सोच रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको कौन गवर्न करता है, सेक्शन 8 गवर्न करती है कंपनीज एक्ट का, ठीक है। की फीचर्स क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोट चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट गोल्स। नो डिविडेंड, कोई इसमें डिविडेंड नहीं होता। प्रॉफिट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर सकते आप, ठीक है।
लाइसेंस फ्रॉम सीजी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस ले सकते हो। मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपको एमसीए से मस्ट इसका लाइसेंस लेना है। इसमें लाइसेंस मस्ट होता है कि अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है आपकी, तो यू हैव अ मस्ट लाइसेंस, कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए कि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो। ठीक है, इसके आप ना तो इसके पीछे लिमिटेड लगा सकते हैं, ना आप इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हैं। पर हाँ, आप ऐसे लगा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन। ठीक है, आप ऐसे वर्ड्स लगा सकते हो इसके पीछे। री इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट मस्ट बी यूज। आपका जो भी प्रॉफिट होगा ना, आप जो काम कर रहे हो आप उसी में लगाओगे, वो पैसा आप किसी और चीजों में नहीं लगाओगे। प्रॉफिट मस्ट बी यूज ओनली फॉर द स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? एनजीओ, एजुकेशनल ट्रस्ट, रिलीजियस ग्रुप्स एंड एक्सेट्रा। इलीगल एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन सेक्शन 464 में दे रखा है। इसका मीनिंग क्या है? एन इलीगल एसोसिएशन इज अ बिजनेस, कि एक इलीगल एसोसिएशन क्या है? एक बिजनेस है। बिजनेस एसोसिएशन दैट एक्सीड्स द अलाउड नंबर ऑफ मेंबर्स, कि जो क्या करता है कि जो अलाउड नंबर ऑफ मेंबर्स को आप एक्सीड कर रहे हो और आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, एज अ कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर या किसी इंडियन लॉ के अंदर, तो दैट विल बी, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ इलीगल एसोसिएशन। ठीक है, ये गवर्न कौन करता है? गवर्न बाय सेक्शन नंबर 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट आर द रूल्स ऑफ दैट? कि आपका जो यू मोर देन 50% केस में मोर देन 50% है। पहले के जो ओल्ड एक्ट था उसमें 100 थे, पर अभी आज के टाइम पे 50 लोग हैं। कैन नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस, कि आप कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहे हैं, ना पार्टनरशिप और एसोसिएशन, अनलेस इट इज, अनलेस तब तक वो क्या नहीं है, एक रजिस्टर्ड एज अ कंपनी और फॉर्म्ड अंडर एनी अदर इंडियन लॉ, कि आप किसी अदर इंडियन लॉ में उसको फॉर्म कर रहे हो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल एसोसिएशंस, इलीगल एसोसिएशंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? इसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ना तो आप इसको स्यू कर सकते हो, ना तो ये किसी को स्यू कर सकती है, ना आप इसको स्यूट कर सकते हो। ठीक है, एग्रीमेंट्स आर वॉइड, कि आप एक इलीगल एसोसिएशन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दैट आर वॉइड, कि आप अपने ऊपर कर रहे हो। आप किसी मतलब आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो आप अपने ऊपर कर रहे हो। लॉ नहीं कहता कि आपको एक ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी, आप गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आप शर्त वगैरह बेटिंग वगैरह कर रहे हो, लॉ नहीं बोल रहा आपको ये सब करने के लिए, आप खुद से कर रहे हो ना ये चीज। तो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो यू हैव टू बियर दिस, आपको गवर्नमेंट उसका भरपाई नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके साथ आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो दैट आर वॉइड। ओके, दैट आर वॉइड एब इनिशियो, आप इनिशियल से ही, शुरुआत से ही वॉइड है वो। यू कैन नॉट बी मेक इट वैलिड एट एनी पॉइंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज जो है इसकी वो अनलिमिटेड है। ठीक है, जो भी मेंबर्स होंगे, जितने भी पर्सन लाइबल्स होंगे, यू हैव टू पे दैम। ठीक है, जो भी इलीगल वर्क कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पैसा निकलवाते हैं लोग। ठीक है, पेनल्टी, पेनल्टी है इसकी, अगर आप ऐसे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व दिख गए, अगर आप इसके मेंबर हो, तो इसको आपको 1 लाख से ज्यादा फाइन देना पड़ता है, फाइन देना पड़ सकता है फॉर एवरी मेंबर इन्वॉल्व, कि जितने भी मेंबर क्या है इसमें इन्वॉल्व है ऐसे एसोसिएशन में। ओके, सो दैट्स फॉर द वीडियो, एंड आज का टॉपिक यही खत्म होता है। एंड मैंने यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो यू शुड शेयर, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट करके भी जा सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। एंड अगर आपको कुछ चीज लगी हो मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, या वो आपको कुछ भी चीज लगी हो कि मैंने कुछ चीज नहीं सही बोली है, तो आप उसको कमेंट में करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अपनी ईगो पे बिल्कुल भी नहीं लूंगी। एंड अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। एंड उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको कैसे कैसे नोट्स परचेज करने हैं। ओके, एंड मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं चार्ज करूंगी, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ नोट्स को बनाने में, वीडियो को बनाने में, एडिट करने में। ठीक है, आपके लिए ये सब कर रही हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो कि आप इन नोट्स को परचेज करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।